नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी हैं एसएससी जीडी में 26,000 प्लस वैकेंसी हैं। तो आप उनमें से एक सीट अपनी ज़रूर पक्की कर लें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार वैकेंसी बताई गई थी और जिस प्रकार आई हैं, तो लगभग 1/3 वैकेंसीज आई हैं। पहले जो बताया जा रहा था कि 84,000 के समथिंग वैकेंसीज आएंगी, तो इतना नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस बार जी जान लगा दीजिए और एक सीट उसमें अपनी पक्की कर लीजिए। और जैसा आपके परिवार वालों को आपसे उम्मीद है, तो अब समय आ गया है कि उन उम्मीदों पर खरा उतरने का। तो जैसा दोस्तों हमने थोड़ी सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स के प्रैक्टिस सेटों को लेकर के, तो उसमें मैं पहली सीरीज आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सेट की। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन। एन के किसी पूर्णांक मान के लिए एन 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या होगा? तो संख्या है 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5, और इसको कितने से डिवाइड किया जाए? 3 से। तो हम 3 से अलग अलग इंडिविजुअली अगर हम इसे डिवाइड करें, तो 3 की पावर 2n को 3 से डिवाइड दें, प्लस 9n को कितने से डिवाइड दें? 3 से, और 5 को कितने से डिवाइड दें? 3 से। तो भाई ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का फैक्टर इसमें भी, पावर आप कुछ भी रखें यहाँ पे, अगर मैं बर रखता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर में 3 से भाग चला जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, एन की वैल्यू कुछ भी रखें तब भी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? 2 मिलेगा यहाँ से। ठीक है भाई, और एन का मान कोशिश करें कि कितना ना रखें, 0, क्योंकि 0 रखने पे ये नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो अगर 0 रखेंगे तो पावर 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 रखने से 0 हो जाएगा। तो मोर देन क्या रखेंगे? 1 रखें, मोर देन 0 रखेंगे, मतलब 1 रखने पे ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 इसका रिमाइंडर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीन आदमी ए और बी सी मिलकर तीन आदमी ए बी और सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में। भाई देखिए, अगर ए बी सी 3 आदमी है, ठीक है, अगर ये करते हैं टी समय में, तो ए के बारे में क्या कहा गया है? ये ए से 6 घंटे कम में कर लेते हैं। इसका मतलब ए इनसे 6 घंटे ज्यादा लेता होगा। ए कितना टाइम लेता होगा? t+6 लेता होगा। आगे अकेले बी से 1 घंटे कम में करते हैं, तो बी इनसे 1 घंटा ज्यादा समय लेता होगा। और सी के बारे में क्या कहा गया? सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर देते हैं। मतलब ये तीनों लोग सी के अगर आधे समय में करते हैं, मतलब ये टी टाइम में करते हैं, तो सी इनसे डबल टाइम में करता होगा, 2t समय में करता होगा। अब आगे क्या कहा गया है? ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो भाई अगर हम इसके एक एक दिन का काम निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक एक दिन का काम 1/t+6 रहने वाला है, बी का 1/t+1 रहने वाला है, और सी का 1/2t। ठीक है भाई, और तीनों का मिलकर जो एक दिन का काम है वो क्या है भाई? वो 1/, क्या हो जाएगा? टी, क्योंकि तीनों मिलकर के टी टाइम में करते हैं, तो एक दिन में 1/t भाग करेंगे। यहां से अगर इसको इधर ले जाते हैं तो क्या रहेगा? 1/t+6 प्लस 1/t+1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/t-1/2t। ठीक है भाई, तो यहां से 2t एलसीएम आ जाएगा, तो t का डिवाइड इसमें 2 बार जाएगा, तो 2 माइनस ये 1 बार जाएगा, 2 - 1, तो यहाँ रह जाएगा 1/2t। ठीक है भाई, और इधर क्या रहेगा? यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो t+6 आएगा एक ब्रैकेट में, एक में t+1, तो ये t+6 से t+6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहने वाला है? t+1 रहने वाला है, और प्लस इधर क्या रहने वाला है? t+6 रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? t² प्लस टी का टी से हुआ t² प्लस 1t, टी से होगा, फिर 6 का करेंगे तो प्लस के 6t और प्लस 6। ठीक है भाई, और यहाँ पे ऊपर क्या रहने वाला है भाई? ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2t प्लस कितना हो जाएगा? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करते हैं तो वो क्या बनेगा? 2t का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4t² प्लस के 14t।
ठीक है भाई। और बराबर ये क्या होना है, एक का मल्टीप्लाई होगा तो यही रहने वाला है इधर, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 7t और प्लस 6। ठीक है भाई। तो इन सबको इधर ले आइए क्योंकि टी स्क्वायर इधर ज़्यादा है, तो इधर लेके आएंगे तो 3t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर आने पे माइनस का हो जाएगा, और 14t में से 7t माइनस हो जाएंगे तो प्लस के कितना बचेगा 7t, और ये इधर आएंगे तो माइनस के 6 बराबर 0। अब 6 तिया कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटा के कितना आ जाए 7, तो फैक्टर होंगे 3t स्क्वायर। ठीक है भाई। प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 तो 90 माइनस 2t माइनस 6 बराबर 0। तो दो दो के पेयर बना लीजिए, यहां से क्या कॉमन रहने वाला है 3t, तो यहाँ क्या बचेगा t प्लस, और यहाँ कितना बचेगा t प्लस 3। ठीक है भाई। और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा t प्लस 3 रहने वाला है। ठीक है भाई। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा t प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और इसमें क्या रह जाएगा 3t माइनस के 2, तो ये तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से इसको अगर 0 के बराबर करेंगे 3t माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकलेगी, तो t की वैल्यू निकलेगी 2/3। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये पूरा जो ABC का कुल टाइम आ गया वो कितना आ गया 2/3r। ठीक है भाई। पूछा क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो भाई ए 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए के लिए 6 प्लस कितना हो जाएगा 2/3, इसका मतलब 6×3 = 18 और 2 20/3 घंटे, ये कौन लेगा ए। और बी लेता है t+1, इसका मतलब 6, सॉरी टी की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3×1 और 2 5/3। ठीक है भाई। तो ये दोनों का ये टाइम आ गया। अब क्या करना है भाई कि कभी भी दो व्यक्तियों का अलग अलग हमें टाइम पता हो, दो व्यक्तियों का अलग अलग टाइम पता हो और उनका कंबाइंड टाइम निकालना हो कि ए और बी मिलके इस काम को कितने टाइम में करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई 20/3 इंटू कितना हो जाएगा 5/3, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए 20/3 प्लस 5/3, तो ऊपर दोनों का गुणा कर दिया। जब भी कभी दो लोगों का इंडिविजुअल काम दिया जाए, जैसे ए करता है 10 दिन में और बी करता है 5 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे दोनों को जोड़ दिया है, तो ये क्या रहने वाला है, तो ऊपर हो जाएगा 20×5 = 100/9। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा, हर समान है 3, और ये हो जाएगा 25। ठीक है भाई। तो 25 से कितने बार कटेगा 4 बार, और इससे कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो आंसर आएगा 4/3 घंटे। कितना आएगा 4/3 घंटे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। समझ पाए होंगे, थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। तो एक समीकरण बन गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरणताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। इसका मतलब जो ए और बी, मान लीजिए ये 2 पाइप जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम क्या लेता है, अकेला सी पाइप लेता है। ठीक है भाई। मतलब जितना ए और बी मिलके टाइम लेते हैं उतना ही कितना कौन लेता है, सी लेता है। आगे क्या बात कही गई है कि दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भर देता है। बात करते हैं ए बी और सी की अलग अलग। तो दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से भर देता है, इसका मतलब पहले वाला पाइप दूसरे वाले पाइप से 5 घंटे ज्यादा लेता होगा। इसका मतलब अगर ये टी टाइम लेता है तो ये t+5 टाइम लेता होगा। कौन लेता होगा, ए। और आगे क्या कहा गया, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है, तो देखो भाई इससे इसे 5 घंटे कम लगे आगे। और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, और ये तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, इसका मतलब तीसरे पाइप से इसे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो ये पाइप दूसरे वाले पाइप से भी 4 घंटे कम लेता होगा। ठीक है भाई। ये अब तीनों का टाइम आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था, अब बात आ गई हम पहले वाली बात पे कि ये दोनों जितना टाइम लेते हैं ए और बी उतना अकेला सी लेता है। तो अगर हम दोनों का कंबाइंड टाइम निकालना, तो मैंने अभी बताया था कभी भी 2 नल हो चाहे 2 व्यक्ति हो, उनका इंडिविजुअल अलग अलग दिन दिए गए हों और हमें कंबाइंड टाइम निकालना हो, तो ऊपर दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा t+5। ठीक है भाई। और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, तो योग कितना हो जाएगा 2t+5। तो ये आ जाएगा ए और बी मिलकर के कितना समय लेंगे। ठीक है भाई। तो ये ए और बी का समय आ गया, और इनको जितना समय लगता है उतना अकेले सी को लगता है, तो t-4 हो गया।
ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिलहाल टी का अंदर कर लीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 5t हो जाएगा। और यहाँ इसका करेंगे तो टी का पहले 2t का इन दोनों से करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस के 2t का 4 से होगा तो माइनस के 8t हो जाएगा। अब प्लस के 5 का करेंगे तो प्लस के 5t और माइनस के 20। ठीक है भाई, इस सब को इधर ले जाइए तो इधर 0 बचेगा, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर में से माइनस होगा तो टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, 5t पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर बराबर के दोनों तरफ सेम साइन हो तो कट जाते हैं। ठीक है भाई, माइनस क्या बचेगा यहाँ 8t और माइनस के 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करने के घटा के कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 10 दूनी 20 होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस के 10t प्लस 2t माइनस 20। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या कॉमन ले लिया t, तो यहाँ बचने वाला है t माइनस 10, और यहाँ ले लिया प्लस 2 कॉमन तो t माइनस 10। ठीक है भाई, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t माइनस 10 आ जाएगा कॉमन, और एक में आ जाएगा t प्लस 2। इसे नहीं लेंगे, क्या लेंगे, t बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो t की वैल्यू कितनी निकल आई 10। अब पूछा क्या गया है कि दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे, तो भाई दूसरा पाइप कितना टाइम ले रहा था t का मतलब 10 घंटे। ठीक है भाई, और ये कितना ले रहा था t माइनस 4 मतलब 10 माइनस 4 मतलब 6 घंटे। अब हमें निकालना है b और c, तो b भर रहा है 10 घंटे में और c भर रहा है 6 घंटे में। अभी बताया था कि b और c का अगर हमें कंबाइंड टाइम निकालना है तो मैंने क्या बताया था, दोनों का गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 10 इंटू 6 और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 से कितने बार कैंसिल होगा, ये 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, तो 3 पंजे 15, 15 बटे 4, जो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 3.75 आवर्स। ठीक है भाई, कितना पौने 4 घंटे करीब लगेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो कोशिश कीजिएगा समझने की। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ब्याज की किसी दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए तथा उसी धनराशि से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपए 80 पैसे है। ठीक है भाई, तो करते हैं पहले साल और दूसरे साल की बात, टेबल मेथड यूज करेंगे। पहले साल का भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट 260 है तो दूसरे साल का भी 260 होगा, ये तो कितनी भी सालें हो साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। अब भाई 2 साल का अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 520 रुपए, कितना हो जाएगा 520, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है 540 रुपए 80 पैसे। इसका मतलब इस ब्याज पे पहले साल के साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा और वो कितना एक्स्ट्रा हो गया 20 रुपए 80 पैसे। ये हो गया कि नहीं हो गया, अब आप देखिए इसे जोड़ेंगे तो 540 रुपए 80 पैसे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब भाई हमें ये चेक करना है कि बस ये जो धन है वो इसका कितने परसेंट है, तो 20 रुपए जो 80 पैसे हैं गुणा 100 बटे 260। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी हमारी रेट निकल के। तो यहां से इस 200 का मल्टीप्लाई करने से 2 अंक पहले जो पॉइंट था वो खत्म हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो हमारा रेट कितनी दे रखी है 8%, तो 8% सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक 8 बनेगा, तो 8 छिंग 48 की 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, कितने बार कैंसिल होगा 8। तो हमने ये इकाई अंक से ही चेक कर लिया कि इसकी रेट जो है वह 8% रहने वाली है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो दोनों वर्ष का साधारण ब्याज तो वही रहता है 260, दूसरी साल भी 260 लगा हुआ, पर इस ब्याज पे जो ब्याज लगी वो कितनी एक्स्ट्रा हो गई भाई 20 रुपए 80 पैसे, क्योंकि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनेगा वह कितना बनेगा 520 रुपए, और जबकि सीआई कितना बना है 540 रुपए 80 पैसे। इसका मतलब 20 रुपए 80 पैसे क्या हुआ इस ब्याज पे, साधारण ब्याज पे क्या लग गई ब्याज 1 साल की। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समप्रिज्म का आधार चतुर्भुज है, तो भी वैसे ही रफली बना लीजिए, कोई चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है भाई, प्रिज्म है और इसका नाम ले लिया ABCD। ठीक है भाई, यहां पे क्या दे रखा है कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। BC कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है CD 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और DA ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया है कि DAB मतलब DAB ये कितने है भाई 90 डिग्री का है। बहुत अच्छी बात कही गई है। आगे यदि प्रिज्म का आयतन, आयतन भाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 2070 घन सेमी। ठीक है भाई,
तो पूछा क्या गया है कि पार्श्विक नहीं होगा, यहां पार्श्विक क्या होगा, पार्श्विक 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 सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो भाई समझते हैं इस बात को। अब इस ये भुजाएं दे रखी हैं और ये क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले आयतन कैसे बनता है, तो आयतन के लिए क्या होता है कि आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणा होके क्या बनता है भाई, आयतन बनता है। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये 12 है, ये 9 है, ये 14 और ये 13 है। तो हम क्या करेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहां पे 90 अंश का कोण दिया है तो ये तो समकोण बन ही रहा है। अब यहां पे आधार 9 और 12 के हैं, तो कर्ण कितने का होगा, 15 सेंटीमीटर का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो ट्रिपलेट होती है वह कितने की होती है, 9 12 15 की, 3 4 5 की। ठीक है, ये कॉमन जो ट्रिपलेट है वो आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपलेटों का बड़ा ही अहम रोल है। तो ट्रिपलेट कितने की होती है, पाइथागोरस थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो, कैसे कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो वहां से भी अगर आप निकालोगे तो ये कितनी रहने वाली है, 15 सेंटीमीटर रहने वाली। ठीक है भाई, तो अब मैं इतने ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। फिर अगर इस ट्रायंगल का एरिया और आ जाए तो मुझे पूरे चतुर्भुज का एरिया पता चल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो बड़ा आसान है, क्या है भाई, 1/2, आधार कितना है 9 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। ठीक है भाई, तो 2 6 12 और 9 6 54। ठीक है भाई, तो ये 54 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, इस वाले का। अब ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है कि इसकी सारी भुजाएं डिफरेंट है। तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा भाई, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप, जिसे बोलते हैं एस। एस मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, अर्ध परिमाप। तो भाई कितना हो जाएगा, 15 और 13, 15 और 13 28, 28 और 14 42। तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। अब हम बात करते हैं इसके एरिया को निकालने की। तो एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है भाई, हीरोन्स फॉर्मूला जब हम यहाँ यूज करेंगे तो s कितना है भाई, 21 है, 21 रख लिया। अब इन सब भुजाओं को घटाते चले जाएंगे, तो 21 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 6, 14 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 7 और 13 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 8। तो अब हम इसके यहीं के यहीं फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3। ठीक है भाई, और ये 7 हो गया, और इसको लिखेंगे 4 गुणा 2। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा भाई, 7 और 7 में से क्या बाहर आ गया, 7 आ गया। इस 3 और 3 में से एक जोड़ा बाहर आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, इस 2 और इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 84। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे चतुर्भुज की बात करें तो 84 इसका आ गया। ठीक है भाई, और इसका कितना था, 54। कितना था, 54। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकला वो कितना निकलेगा, तो 4 और 4 8 और 5 और 8 13। तो ये कितना निकलेगा भाई, 138 वर्ग सेमी। कितना निकलेगा, 138 वर्ग सेमी। अब आयतन कैसे बनता है, जो आयतन बना है, आयतन 2070 बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब 138 गुणा ऊंचाई h। ठीक है भाई, तो इससे अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो कैसे कटेगा भाई, ये 7 और 2 9 हो रहा है इसका अंक का योग, और ये कितना हो रहा है 8 और 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा भाई। तो 3 से काटेंगे इसे, 3 से कितने बार कटेगा, 3 छिक्के 18 और 3 नाम 27। ठीक है भाई, और ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 से 3 चौके 12 और 3 छिक्के 18। ठीक है भाई, 46 बार कटेगा इनटू h। अब इसे काट लीजिए 23 से, 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 30 बार, और 2 से ये 15 बार। तो यहां से हाइट निकल आई, कितनी निकल आई, 15। अब क्या पूछा है, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल। अब पार्श्विक सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ये होता है परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा
ऊंचाई। ठीक है भाई, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई इसका, तो परिमाप कितना हो जाएगा 13 और 12 25, 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 और 14, 34 और 14 हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा परिमाप 48 गुणा हाइट कितनी है इसकी, हाइट हमने कितनी सॉरी और हाइट कितनी निकाली है यहां से 15, तो 15 गुणा 48, 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 चौक 60 और 12 72। तो यहां से जो पार्श्विक सतह का जो क्षेत्रफल निकलेगा वह कितना निकलेगा 720 वर्ग सेमी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं तो कोशिश करें इनको समझने के, थोड़े लेंदी जरूर हो रहे हैं। तो इसमें क्या था, एक प्रिज्म दे रखा था, तो प्रिज्म का जो चतुर्भुज था, तो आधार कैसा था, चतुर्भुज था, तो हमने सबसे पहले आधार का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। तो क्षेत्रफल ये दो ट्रायंगलों में बट गया, दो ट्रायंगलों में बट गया, तो एक तो आसान था क्योंकि समकोण त्रिभुज था, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से इसका कितना निकला 54, इसका कितना निकला 54। फिर हमने इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, तब जाके क्षेत्रफल इसका कितना निकला 84, कितना निकला 84। तो इसका आधार का जो क्षेत्रफल बना वो कितना बना, ओवरऑल 138 वर्ग सेमी। ठीक है भाई, और आयतन कैसे बनता है, आयतन बनता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से। तो यहां से आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई गुणा किया तो h की वैल्यू कितनी निकल आई 15। ठीक है भाई, तो जब h की वैल्यू 15 निकल आई तो पूछा क्या गया था, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल, तो पार्श्विक सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप गुणा ऊंचाई। तो परिमाप इसका कितना निकला है 48 और ऊंचाई कितनी है 15, तो 48 और 15 का मल्टीप्लाई किया तो 720 वर्ग सेमी इसका पार्श्विक सतह का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन पहला इसका सही है। कोशिश करें ऐसे सवालों को समझने की, अच्छे लेवल के सवाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले के आयतन बराबर है। ठीक है भाई, मतलब ये लंबवृत्तीय बेलन और गोला के वॉल्यूम कैसे हैं, दोनों के बराबर है। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया है, बेलन की त्रिज्या और गोले का व्यास बराबर है। ठीक है भाई, तो बेलन की अगर त्रिज्या r है, बात समझना, बेलन की त्रिज्या अगर r है तो गोले के व्यास के बराबर है। मतलब ये जो व्यास है ये पूरा r हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, पूरे व्यास के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी r/2 बनेगी। तो भाई अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr² h। क्या होता है बेलन का, πr² h। ठीक है भाई, और इसका क्या होता है 4/3 πr3, और r की जगह क्या लगाना है r/2, तो ये हो जाएगा r/2 का क्यूब। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां से होगा r² h बराबर 4/3, ये क्या हो जाएगा r3/8। ठीक है भाई, r² से ये क्यूब खत्म हो गया, 4 से कितने बार ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 बार, तो कितना हो गया ये 3 दूनी 6। तो पूछा क्या गया है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो h/r इसके नीचे आ जाएगी, यहां h ऊपर कितना रह जाएगा 1 और नीचे 6, तो ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 1:6। तो 1:6 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे, उसने क्या कहा था, जो बेलन की त्रिज्या है वो इस पूरा व्यास है भाई, गोले का क्या है व्यास है, मतलब ये जो r है ये पूरी r ये है, तो भाई इसकी r क्या बनेगी, इसकी त्रिज्या बनेगी इस r का आधा। तो बस हमने क्या किया, दोनों के आयतन बराबर कर लिए, और दोनों के आयतन बराबर किए तो हाइट और रेडियस का जो रेशियो निकल के आया वह कितना निकल के आया 1:6। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 77 सेंटीमीटर लंबे तार को पहले वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। भाई ये 44 सेंटीमीटर का ये तार है। ठीक है भाई, और इस तार को क्या कर दिया, पहले वृत्त बना दिया, इससे क्या बना दिया ये सर्कल। तो भाई ये तार की जो लंबाई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आप कहोगे परिधि में कन्वर्ट हो गई। तो परिधि क्या होती है 2πr होती है, ये परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, जितनी तार की लंबाई थी 44। अब यहां 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर कितना 44, तो 22 दूनी 44 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हमने यहां से कर लिया। ठीक है, आगे फिर दोबारा वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो दोनों के समृद्ध क्षेत्रों का अंतर क्या है भाई, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो यहां से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं πr² कितना होगा, तो 22/7, r² की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22×7 154 वर्ग सेमी। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल तो ये आ गया। अब इस 44 सेंटीमीटर का जो तार था इससे क्या बनाया गया, ये
वर्ग बनाया गया। तो वर्ग में क्या है कि ये तार का जो क्या होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, और ये कितनी हो जाएगी वही तार की लंबाई, क्योंकि तार से ही बन रहा है, तो 4 से कितने बार कटेगा 11 बार। तो यहां इन जो चारों भुजाएं वो कितनी कितनी हो जाएंगी 11 सेंटीमीटर की रहने वाली हैं। ठीक है भाई। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग मतलब 11 का वर्ग, ये कितना होगा 121 होगा। तो दोनों का अंतर पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोनों का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 154 में से 121 माइनस करेंगे तो 3 और 3, तो 33 वर्ग सेमी, 33 वर्ग सेमी, तो 33 सेमी स्क्वायर इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे। मतलब कुल मिला के तार को क्या किया गया है, 2 बार मोड़ा गया है, एक बार वृत्त बनाया गया है और दूसरी बार वर्ग बनाया गया है। ठीक है भाई। तो वृत्त की क्या होगी, वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, वो क्या हो जाएगी तार की लंबाई के बराबर 44, और इधर क्या होगा जो वर्ग का परिमाप होगा वह भी 44 के बराबर होगा। तो दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर देखा, तो अंतर कितना है 33 वर्ग सेमी। तो 33 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लगा। इसका मतलब भाई अगर सीपी 100 रुपए है तो उस पर 30% बढ़ा करके एमआरपी लिख दिया। तो एमआरपी कितना लिख दिया 130 लिख दिया। आगे इतना काम उसने कर दिया, वह आधा सामान इस मूल्य पर, आधा सामान भाई फ्रैक्शन कौन कौन सी यूज हो रही है आधा। ठीक है। आगे क्या हुआ है 1/4 और 1/4 भी यूज हुआ है, और शेष क्या भी यूज हुआ है। तो भाई ऐसा सामान मानिए इनका एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आएगा 4। हमने मान लिया कि उसने 4 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी 4 वस्तुएं। तो 4 वस्तुएं भाई खरीदेगा तो 4 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी, आप कहोगे 4 वर्ष 400 रुपए की हो गई। 4 वस्तुएं कितने की हो गई 400 की। ठीक है भाई। और सब पे 130 रुपए प्राइस उसने डाल रखा है। आगे क्या कहा, वह आधा सामान, आधा का मतलब क्या हो जाएगा 2 वस्तुएं, तो 2 वस्तुएं कितने रुपए, तो 2 वस्तुएं आधा सामान वह इस मूल्य पर बेच देता है। इसका मतलब कि उसने 130 एमआरपी वाली 2 वस्तुएं तो बेच दी। कितने की बेच दी, आप कहोगे 260 रुपए की। ठीक है भाई। अब आगे क्या कहा गया है, औरों भी जो वस्तुएं बची हैं उनका भी एमआरपी कितना है 130। अब उसने 1/4, और 1/4 कितना होता है भाई 4 का 1 वस्तु। अब 1 वस्तु उसने कितने परसेंट की छूट पे 15% की छूट पे बेची है। तो भाई इसका 15% कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो 13 और 13 का आधा हो जाएगा 6.5, तो 13 और 6 हो जाएगा आपका 19, 19.5 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 19.5 रुपए का। इसका 15% हम निकालेंगे तो 1 जीरो दबा लीजिए तो हमेशा 10% निकल आता है। तो 1 जीरो दबाएंगे तो 13 हो जाएगा 10%, और 13 का आधा कितना होता है 6.5 रुपए। कितना होता है 6.5, तो 13 और 6.5 19.5 रुपए के डिस्काउंट से ये बिकेगी। तो ये कितने की बिकेगी, आप कहोगे 120 रुपए 50 पैसे। ठीक है भाई, सॉरी 110 रुपए, 110 रुपए 50 पैसे में ये बिक गई। आगे और शेष को 30% की छूट पर बेचता है। तो एक और आइटम बचा है 130 रुपए वाला, और वो कितने परसेंट की 30% के डिस्काउंट से बेचता है। तो 30% कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया था 1 जीरो दबा लीजिए 10% निकल आता है। तो 30% 13 तिया 39, या 39 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये कितने में बिकेगी 91 में। कितने में बिकेगी 91 में। तो भाई ये टोटल 4 आइटम हो गए, 2 ये हो गए और एक ये वस्तु हो गई। टोटल ये कितने का बिका, तो इस सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 0.50 पैसे ये हो गए। 1 0 और 0 1 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 461 रुपए 50 पैसे में भाई बिक गया उसका सारा सामान। और खरीदा कितने का था 400 का। तो फायदा कितने का हो गया 61 रुपए 50 पैसे का। अब कितना परसेंट में पूछा गया है, तो 61 रुपए 50 पैसे गुणा 100 बटे 400। ठीक है भाई। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 से अगर भाग देते हैं इसमें तो 4 से 15 चौके 60। ठीक है भाई पॉइंट, फिर 15 बचा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर कितना बचेगा 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, लगभग 15.375 के समथिंग जाएगा। तो 15.37 ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। तो आप
पहले 100 रुपए वाली वस्तु थी, उस पर कितना एमआरपी डाल दिया, 130 रुपए डाल दिया, और इसमें भिन्न जो यूज हुई है वह 1/2 आधा और 1/4, तो 1/4। इसका हमने एलसीएम लेकर के 4 वस्तुएं मान ली, कितनी मान ली, 4 वस्तुएं, तो 4 में से उसने आधी आधी कितनी हो जाएंगी भी, दो वस्तुएं तो एमआरपी पे बेची हैं तो 260 रुपए की हो गई। उसने अगली वस्तु जो एक वस्तु बेची है, 1/4 का मतलब एक वस्तु 4 में से, वह 15% के डिस्काउंट पे बेची है तो 19 रुपए 50 पैसे इसका डिस्काउंट हो गया, तो कितने की बिकेगी, 110 रुपए 50 पैसे में। और 30 जो शेष वस्तु, शेष कितनी बची उसके पास, एक, वो 30% के डिस्काउंट से बेची है तो 13-39 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 91 रुपए में बिकी। ओवरऑल 461 रुपए 50 पैसे में उसकी चारों वस्तुएं बिक गई, और चारों वस्तुएं खरीदी कितने में थी, 400 रुपए में। तो ओवरऑल जो उसे फायदा मिला हुआ है कितना मिला, 61 रुपए 50 पैसे का, और 61 रुपए 50 पैसे 400 रुपए का कितना परसेंट है, 15.375%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है। तो बात करते हैं, बी और सी मिलकर के जितना समय लेते हैं, ए उनसे 3 गुना समय लेता है। तो 3 गुना समय लेने का मतलब है कि ये अगर एक टाइम लेते होंगे तो ये 3 घंटे लेता होगा, अगर ये 1 घंटा लेते होंगे तो ये 3 घंटा लेता होगा। तो ये यहाँ टाइम की बात है, तो इफिशियंसी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, 3/1 हो जाएगी। यहां बात करते हैं हम यहाँ क्षमता की, इफिशियंसी की बात। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3/1। इसका मतलब बी और सी जितनी देर में 3 ईंट लगाते हैं उतनी देर में ए 1 ईंटें लगा पाता होगा। आगे क्या कहा गया है, ए और सी मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं। अब बात हुई है ए और सी की, ए और सी मिलकर के किसी काम को जितना समय में करते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। अगर बी की बात करें तो बी कितना टाइम लेता है भाई, 4 गुना, तो 1/4 ये टाइम का रेशियो हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से कितना बनेगा, 4/1, ये किसका बनेगा, क्षमता का। ठीक है भाई, ये एफिशिएंसी का रेशियो। अब आप देखिए यहां भी ये 3 ही लोग हैं, ए सी और बी, और यहां भी ये बी सी 3 ही लोग हैं, और यहां क्षमता का योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ये तीनों लोग मिलकर 4 ईंटें लगा पा रहे हैं, और यहां पे कितना हो रहा है, इनका योग 5 हो रहा है। तो कुल मिला के क्षमता समान होनी चाहिए। अगर तीनों लोग समान है तो क्षमता भी इनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान बनाने के लिए इनका अनुपातिक योग कितना हो रहा है, 4, कितना हो रहा है, 4, और इनका कितना हो रहा है, 5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। क्या आएगा, 20। तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कि इस 4 को 20 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 का गुणा हम इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं भाई, और इसको 5 को 20 बनाने के लिए इनका अनुपातिक योग कितना हो रहा है, एफिशिएंसी का योग 5, और 5 को 20 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 15/5। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, 16/4। देखिए भाई, अब इनकी क्षमताओं का योग कितना हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी कितना हो जाएगा, 15/5 20। ठीक है भाई, अब क्या पूछा गया, आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है, यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर देते हैं। भाई तीनों मिलेंगे तो क्षमता उनकी कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट काम करने की। तो ए प्लस बी, अगर तीनों मिलते हैं तो काम 24 दिन में हो जाता है। तो काम की अगर हम बात करें कि वर्क कितना होगा, वर्क की बात करें कि वर्क कितना होगा, तो वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है भाई, 20 तीनों लोगों की, और तीनों लोगों ने काम करने में कितना समय लिया है, 24। कितना समय लिया है, 24। तो काम निकल आया हमारा ये 20 गुणा 24। तो पूछा क्या है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा भाई, तो ए टाइम पूछा है, ए इस टाइम, तो ए को कितना टाइम लगेगा भाई, तो ए को काम कितना कराना है, 20 गुणा 24, ये टोटल काम है। और ए की यहां से क्षमता कितनी निकली है भाई, 5। कितनी है, ए का कंपैरिजन करोगे तो ए की कितनी है, 5। तो 5 से ये कितने बार, 4 बार, और 24 चौका 96, तो 96 डेज लगने वाले हैं ए को। तो 96 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इस बात को समझ पाए होंगे। यहां पे इसके टाइम की बात हुई थी, टाइम का उल्टा कर दिया, यहां से क्षमता आ गई 3/1। ऐसे ही यहां पे बात हुई थी टाइम की, ए प्लस सी की और बी की, तो यहां हमने उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन गई, इनकी क्षमता बन गई। फिर हमने इनकी क्षमताओं को समान कर लिया, क्योंकि यहां भी ये 3 ही लोग हैं, बी सी और ए, और यहां भी ए सी और बी, तो 3 लोग हैं, तो काम उनकी क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने इसकी क्षमता को किसका, इनका अनुपातिक योग कितना है, 4, और इनका कितना है, 5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आया, 20। तो हमने 20 बनाने के लिए ऊपर यहां कितने का, ये 4 था इसका योग, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का। तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 16 और 4। अब सबकी क्षमता कितनी है, 20, और 20 यूनिट काम
करने वालों को कितना काम करने में समय लगा है 24, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 20 गुणा 24, तो टोटल काम ये आ गया। और इसको कराना किस पे, ए पे, और ए कितने यूनिट काम करता है भाई, एक लगाता है 5 ईंटें, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए को कितना टाइम लगेगा 96 दिन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो एमआरपी पे 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% बिक्री कर वसूल करता है। भाई 100 रुपए मान लीजिए एमआरपी वाली वस्तु है, तो 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भाई 90 रुपए हो जाएगी, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है भाई, 10% होगा कितना होता है 10। अब लेकिन क्या करता है, इस एसपी पे 8% का क्या है, बिक्री कर है। 8% ये क्या लग रहा है भाई, टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो 8% कितना हो जाएगा, 9×8=72, 7.2 रुपीज का क्या हो जाएगा, इस पर टैक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कितने की पड़ेगी, 97 रुपये 20 पैसे की। ठीक है भाई, ये इतने की बिकेगी। तो आगे क्या कहा गया है, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए देता है, 3402 रुपए देता है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग तो 97 रुपये 20 पैसे देगा, तो 97.20 इतने रेशियो की वैल्यू कितनी हुआ है, 3402 रुपए। ठीक है भाई, तो पॉइंट हटाइए और यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई ये कितना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये है 900 के आसपास। ठीक है भाई, 972, और ये भी लगभग कितने 4 बार कैंसिल हो जाना चाहिए, 4 बार तो नहीं होगा भाई, 972, तो 9 और या इसका योग हो रहा है 6, और तो 9 से ही काट लेते हैं फिलहाल इसे, तो 9 से 9 × 9, 9×8=72। ठीक है भाई, 108 बार, 108 रेशियो की वैल्यू यहां से ये 9 से कटेगा, 9 से 9×3=27, बचेंगे कितने 770, 9×7=63, 9×7=63 इंटू 10। ठीक है भाई, और काटते हैं इसे, 8 और 1 9, 7 7 14, 14 और 3 17, ये कट जाएगा 108, 108 है और ये है 377, तो ये लगभग कटना चाहिए इससे 3.5 बार, 3.5 बार ये लगभग कटेगा, क्योंकि हमें आंसर दिख रहा है कितना 3500, तो ये लगभग कटना चाहिए। एक रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए 3.5, कितने होनी चाहिए 3.5। ठीक है भाई, तो ये इसका 3.5 इंटू ये 10, तो ये लगभग 350। और चेक कर लेते हैं यहाँ कहाँ एक जीरो की कहाँ कमी हो रही है, 97.20 के बराबर कितना है 3402 रुपए। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 9, 9 से काटा 9 × 9, 9×8=72, और ये 9 से कटेगा 9×3=27, बचेगा 3, तो 9×3=27 बचेगा यहाँ से 3, 9×7=63, और 9×7=63 यहाँ से बचेगा 7, 9×8=72, ये 378 बार कटेगा भाई, सॉरी भाई, तो ये 378 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 378 बार कटेगा। ठीक है, सॉरी भाई, ये 378 बार कटेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये कटेगा 378 बार, 378 इंटू 10। ठीक है भाई, तो यहां से अब इसे फिर काटते हैं, यहां से 9 से काट रहे हैं, तो 9 15 18 कट जाएगा भाई, तो 9 से कितना 12 निम्मा 108, और ये 9 से कटेगा 9 चौक 36, 9 दूनी 18। ठीक है, 42 बार, और इंटू 10, 6 से 2 बार, और 6 7 42, और 2 से कितने बार 5 बार, तो एक रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा 35। तो यहां से एमआरपी कितना है 100, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500। ठीक है भाई, तो यहाँ काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो 3500 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो यहां से 100 रुपए एमआरपी वाली वस्तु थी, 10% इसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे करके 90 रुपए, और 90 रुपए पे कितना 8% का टैक्स लिया, तो 8% कितना होता है 7.2 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 7.2, मतलब अब 97 रुपये 20 पैसे में बिकेगी। 97 रुपये 20 पैसे की वैल्यू यहाँ कितने में बिकी है 3402 में बिकी है, तो 97.20 के बराबर कितना 3402 कर लिया, पॉइंट हटाई यहाँ पे 100 कर लिया, तो यहाँ से काट पीट करके एक रेशियो के बराबर 35 आ जाएगा, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, एमआरपी पूछा है तो 100 के बराबर हो जाएगा 3500, तो 3500 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी पात्रों में दूध और पानी क्रमशः
4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तो भाई आगे क्या कहा गया, पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी प्राप्त करने वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में से द्रव किस अनुपात में मिलाया जाए। तो भाई पहले में अगर हम बात करें दूध की मात्रा कितनी है, तो जब भी हमें दो पात्रों में अलग अलग क्या दिया गया हो, अलग अलग रेशियो दिया गया हो, किसी भी मिश्रण हो, और हमें फाइनली क्या करना है, फाइनली ऐसा मिश्रण प्राप्त करना है कि जिसमें अनुपात क्या है, बराबर बराबर हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, किसी एक क्वांटिटी को लेंगे, चाहे दूध ले लीजिए चाहे पानी ले लीजिए। तो यहां दूध का भाग कितना रहने वाला है, तो दूध का भाग होगा 4/7, क्योंकि टोटल 7 में से दूध कितना है, 4 है। और पानी की बात करें तो पानी कितना है, पानी कितना है, 2/5 भाग पानी है। 5 में से टोटल 5 हो गए, 5 में से 2 भाग पानी है। अब करना कितना है, बराबर बराबर, मतलब ऐसा मिलाना है इन दोनों को कि जो नया वाला जो मिश्रण बने उसमें दूध और पानी कितना हो जाए, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर का मतलब दूध कितना हो जाए, 1/2, टोटल अनुपात योग कितना हो गया, 2, 2 में से 1 हो जाए दूध। अब क्या करेंगे कि इसमें ये अपोजिट वाला है कि अगर हमें ये नीचे जो बटे का चक्कर है इसको अगर हमें खत्म करना है तो क्या करेंगे कि इसमें इसको दबाइए, इसको दबाइए, तो इन दोनों का गुणा इसमें कर दीजिए। इसमें कितने का गुणा होगा, 10 का, तो कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां 5 को दबा लीजिए, तो यहां कितने बचा, 7 और 2, 14 का गुणा होगा, तो 14 दूनी 28। और यहां 2 को दबाइए, तो यहां कितने का, 7 और 5, 35 का गुणा 1 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35। तो यहां पे एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो 35 को 40 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, और यहां 28 को 35 में से घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो इसका मतलब दोनों मिश्रणों को हमें किस अनुपात में मिलाना है, 7:5 में मिलाना है। किस में मिलाना है, 7:5 में मिलाना है। तो समझ पाए होंगे इस बात को कि पहले जो पात्र था ए, उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, टोटल 7, 7 में से दूध कितना था, 4। ठीक है भाई, तो 7 में से टोटल दूध कितना था, 4 था, और दूसरे में दूध कितना था, 2, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 5। तो 5 में से 2 भाग क्या था, दूध था, और करना कितना है, 1:1। इसका मतलब दूध कितना करना है, 1, और टोटल 2, 2 में से कितना करना है, 1 दूध करना है। तो भाई अब हम इसके क्या बटे के चक्कर को खत्म करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई, यहां नीचे 7 आ रहा था तो 7 को दबा लीजिए, इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40। यहां 5 को दबा लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, 2 और 7, 2 और 7 बचेगा, तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। यहां 2 को दबा लीजिए, तो 5 सत्ते 35 का 1 से गुणा करेंगे, 35। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे 40 से ये 35 छोटा है, तो 35 को माइनस करेंगे, 40 में से 5 बचेगा, और यहाँ 28 को 35 में से माइनस करेंगे तो 7। तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 7:5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग। तो ए के 5% और बी के 4% का योग, ठीक है भाई, योग। आगे क्या कहा गया है, का योग ए के 6% और बी के 8%, ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। ये जो है वो इसका क्या है, इसके योग का 2/3 है। बस इतनी सी बात कही गई है, और पूछा गया है ए और बी का अनुपात क्या है। तो भाई परसेंट दोनों में से कॉमन लेके ये और ये और ये और ये खत्म कर दीजिए। ठीक है भाई, परसेंट हो गई खत्म। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 3 का गुणा इधर कर लेंगे, तो 3 पंजे 15 ए प्लस के 12 बी बराबर 2 का गुणा अंदर कर दीजिए, 2 छके 12 ए प्लस 16, यहां से क्या हो जाएगा, बी। ये बी है भाई, बी 8%, बी का 8% था, तो 16 बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बी को इधर ले जाइए और ए को इधर ले आइए, तो यहां से 3a बचेगा, 3a बराबर 4b। तो यहां से ये वैल्यू इसकी होती है और इसके साथ इसकी वैल्यू, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 4:3, 4:3। ठीक है भाई, तो ए और बी का जो अनुपात रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 4:3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ए का 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, का क्या है, 2/3। तो परसेंट इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन लेके काट दिया। ठीक है भाई, और क्या किया है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस 3 का इधर हो गया मल्टीप्लाई और 2 का अंदर हो गया, और इधर उधर ले गए ए और बी को। तो ए और बी का जो अनुपात आया वह कितना आया, 4:3। तो 4:3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है।
ठीक है भाई। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई 40 छात्रों के। तो मैंने कहा था संख्या में अगर उनके एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल अंक निकल आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3440 कितना हो जाएगा 3440। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो भाई अब कितने रह जाते हैं 35 छात्रों का कितना रह जाता है औसत 1 कम रह जाता है तो कितना रह जाता है 85। तो 85 इंटू 35 कितना होगा भाई, तो 85 इंटू 35 कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 3 पंजे 15, 1 3 24 और 1 25, तो 5 7 9 2। तो अब कितना रह जाएगा भाई ये 2975 रह जाएगा। कितना रह जाएगा 2975। तो माइनस कर लेते हैं यहां से, 10 में से 5 गई 5, यहां रह जाएगा 3, 13 में से 7 गई 6, यहां 3 रह जाएगा, 13 में से 9 गई 4, तो 465 रह जाएगा। उन जो 5 जो शीर्ष छात्र निकाले गए थे, 5 जो शीर्ष अंकों वाले छात्र निकाले गए, उनके अंकों का योग कितना है 465। तो पूछा क्या गया है, उनका औसत पूछा गया है। तो 465 5 छात्रों के अंक हैं, तो 5 से अगर इनसे काटेंगे तो 5 नाम 45 और 5 तिया 15, ये आ जाएगा 5 छात्रों का औसत, 5 छात्रों का औसत। तो 5 छात्रों का औसत कितना रहने वाला है 93। कितना रहने वाला है 93। तो 93 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। तो 40 छात्रों का 86 था, तो उसका कुल अंक कितने हो जाएंगे 3480। और 35 छात्रों का औसत 1 कम हो जाता है अगर 5 शीर्ष अंक वाले छात्रों को निकाल दिया जाए। तो भाई इनका योग कितना आया 2975। तो कितना अंतर आया भाई 465 अंकों का अंतर आ गया 5 छात्रों के। तो 5 छात्रों के टोटल अंक कितने थे 465, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कितना आया 93। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला छात्र है, एक छात्र 2 अंकों वाली संख्या 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। भाई अगर 3.6 औसत बढ़ा है तो योग कितना बढ़ेगा, तो योग बढ़ेगा भाई 10 संख्याएं थी, तो योग में कितने का अंतर आएगा 36 का। कितने का योग में आ गया 36 का। इसका मतलब एक संख्या कोई ऐसी जुड़ी है कि जिसको उलटने पर 36 का अंतर आ जाता है। कितने का अंतर आ जाता है 36 का। तो क्या पूछा गया है कि 2 अंक वाली संख्या के अंकों के बीच का अंतर। तो हम भाई 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है भाई। और इसके अंक जब पलटेंगे तो ये संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x बनेगी। और इन संख्या का अंतर कितना हो गया भाई 36 हो गया। कितना हो गया 36 हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस के 10y माइनस के x बराबर 36। तो ये कितना रहता है 9x प्लस 9y, सॉरी 9x माइनस 9y। ठीक है भाई, बराबर 36 है। तो 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 36, 9 चौके 36। तो यहां से अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो अंकों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी संख्या के बारे में ऐसे कभी पूछा जाए तो हमेशा संख्या कभी भी उलटने पे जो बनती है तो हमेशा उनका जो संख्या में जो अंतर होता है वह हमेशा 9 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना आया था 36, ये हमेशा 9 से विभाजित होगा अंतर, और योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। ठीक है भाई। तो अगर हमें डायरेक्टली पता होता तो हम इसमें 9 का यही भाग दे लेते, क्योंकि अंतर 9 से हमेशा विभाजित होता है। तो अंतर कितना निकला था 4 निकला था। ठीक है भाई। तो हमेशा अंतर 9 से विभाजित हो जाता है, और योग की बात कही जाए तो योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। ठीक है भाई। तो 4 होगा इस संख्या के अंकों का अंतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। तो भाई एमआरपी मान लीजिए 100 रुपए थी। कितनी थी 100 रुपए। उसने कितने में खरीदी है, तो ये खरीदी गई है 20% के डिस्काउंट पे खरीदी है, तो ये 80 में। तो ये 80 क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा सीपी, कस्टमर के लिए सीपी होगा, और जिसने बेची उसका ये एसपी होगा। आगे क्या कहा गया है, यदि वह 20% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य। अब ये कस्टमर की बात हो रही है भाई, ये जो 80 रुपए की जिसे पड़ी है वो क्या करना चाह रहा है कि इसमें 20% की छूट दे करके 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो भाई एमआरपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। एमआरपी होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई। तो ये अनुपात होता है, तो प्रॉफिट चाह रहा है 25% का, तो ये हो जाएगा 125, और ये कितना रह जाएगा भाई 80, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो माइनस कर लिया, तो यहां से ये जो अनुपात बनेगा वो कितना बचेगा 5 से ये 16 बार और ये 25 बार। ठीक है भाई। तो
16 वाली वस्तु पे कितना लिखना पड़ेगा भाई, 25 लिखना पड़ेगा। और इसको वस्तु कितने की पड़ी है सीपी, 80 की। तो 80 बनाने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 125 रुपए। तो भाई ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, 80 वाली डायरेक्ट 125 में बेचनी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। तो आगे क्या कहा गया कि अंकित मूल्य, अब इसका जो एमआरपी अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो मूल अंकित मूल्य कितना था इसका 100, पहले जो इनिशियल में मूल अंकित मूल्य से ये कितना अधिक होना चाहिए, तो इससे तो भाई सीधा सीधा 25 ज्यादा है, तो 25% अधिक होना चाहिए था। कितना होना चाहिए भाई, 25% ज्यादा। कितना होना चाहिए 25%। उसमें क्या पूछा गया, तो उसका अंकित मूल्य, तो उसका अंकित मूल्य 125 हो गया, तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य, और मूल अंकित मूल्य क्या था 100 से कितना अधिक होना चाहिए, तो भाई 25% अधिक होना चाहिए। 100 से सीधा सीधा हम कैलकुलेट करते हैं, तो 100 से जितना ज्यादा होता है उतना ही परसेंट होता है, तो 100 से ये 25 ज्यादा है तो 25% हो गया। ठीक है भाई, तो 25% ज्यादा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। भाई इसका मतलब 75% का मतलब होता है 3/4। कितना होता है 3/4। इसका मतलब 4 रुपए अगर उसकी आय है तो 3 रुपए क्या करता है, खर्च करता है, और 1 रुपए सेव करता है, मतलब बचत। बचत कितने की कर रहा है, 1 रुपए की। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसे 10 का गुणा कर लें तो 40 रुपए आय मान लें, 30 रुपए खर्चा हो गया, 10 रुपए बचत हो गई। आगे क्या कहा गया है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो भाई इसको अगर हम 20% बढ़ाएंगे, तो मैंने क्या बताया, एक जीरो दबा लीजिए, 10% निकल आता है, तो 10% 4 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा 8, तो 40 से कितनी हो जाएगी आय 48, तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो व्यय कितना होता है भाई 10% कितना हो जाएगा इसका 3 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 33। तो अब भाई बचत कितनी हो जाएगी भाई, 33 रुपए खर्च कर रहा है, 48 रुपए कमा रहा है, तो 15 रुपए बचा रहा है। कितना बढ़ गया भाई 5 रुपए, तो 5 गुणा 100 बटे प्रारंभिक बचत कितनी थी 10, तो कितना आ जाएगा 50%। तो भाई उसने बचत में कितने परसेंट की वृद्धि कर ली, 50% की। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ये सही है 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक कार पी से क्यू तक नियत गति पर चलती है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये भाई एक तरीके से ऑफिस जैसा सवाल है कि यदि वह अपनी चाल को बढ़ा दे तो नियत समय से इतने टाइम पहले पहुंच जाता है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है एस। पहले वह एस चाल से चलता है, और अब उसने डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले वह एस चाल से चलता था, अब उसने गति को कितना बढ़ा दिया, एस प्लस 10 कर दिया। ठीक है भाई, यहां आता है चालों का अंतर, तो चाल कितनी हो गई 10 का अंतर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया, तो यह दूरी तय करने में उसे 1 घंटा समय, यहां आता है टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस कितना हो गया 1 घंटा, तो ये दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, अब पहले 10 बढ़ी थी और 10 बढ़ा दी, तो अब भाई स्पीड क्या हो जाएगी, एस से कितनी हो जाएगी, एस प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब चाल में अंतर हो गया भाई 20 का, कितने का हो गया 20 का। तो क्या कह रहा है, तो आगे तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है, इसका मतलब पहले 1 घंटा ले रही थी, अब 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 बटे घंटे में बदलेंगे तो 60, तो ये हो जाएगा 3 बार और ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 एकन 4 और 3 7 बटे 4 घंटे में बदलेंगे तो 7 बटे 4 घंटे। ठीक है भाई, तो ये भी दूरी है उतनी ही, ये भी दूरी, दोनों ही डिस्टेंस हैं भाई, तो दोनों ही डिस्टेंसों को बराबर कर देंगे, तो इससे कितने बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, एस से ये एस कैंसिल हो गई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 का गुणा इधर करेंगे तो 8s प्लस के 80 बराबर 7 का इधर करेंगे तो 7s प्लस के 140। ठीक है भाई, इधर s माइनस कर दीजिए तो s बराबर कितना रह जाएगा भाई 60, क्या रह जाएगा 60। तो उसकी जो स्पीड आ गई, जो मूल चालती वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या पूछा गया, तो 2 शहरों के बीच की दूरी, तो भाई दोनों ही दूरियां हैं, आप चाहे इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, दोनों तरफ से दूरी समान आएगी, तो किसी एक में रख लेते हैं डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 प्लस 10 70 बटे 10, और इंटू 1 का कोई मतलब ही नहीं है भाई, 1 का गुणा करोगे वही रहने वाला है, तो 6 7 42 420 किलोमीटर, तो जो दूरी रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है 420 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है भाई,
और आगे क्या कहा गया, दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंचती है। यहां ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। तो एक गाड़ी भाई यहां से निकली 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे, 7 AM पे निकलती है और यहां कितने बजे पहुंचती है, 11 बजे, 11 AM पे पहुंच जाती है। ये यहां से जो एक गाड़ी चल रही है वो, ठीक है। आगे क्या कहा गया, और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे, एक इधर से चल रही है, वो कितने बजे चल रही है, 8 बजे, 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 ये यहां कितने पे पहुंचती है, 11:30 AM पे। तो पूछा क्या गया है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको ना तो दूरी दी जाएगी ना चाल दी जाएगी, बस दोनों के समय से ही क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, आप सबसे पहले बात समझिए कि दोनों रेलगाड़ियों ने क्या दूरी समान तय की। ठीक है भाई, क्या समान तय किया, दूरी समान तय की। भाई ये यहां से यहां गई है और बी यहां से ए पे आई है, बस समय है, समय का अंतर है। यहां भाई ए से जो बी तक गई है उसे कितने घंटे लगे, 4 घंटे। ये इधर को आई है, उसे कितने लगे, 8 से 11:30 मतलब 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे को लिखते हैं 7/2 घंटे लगे। ठीक है भाई, 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ भी इसमें दूरी ऐसी मान लेते हैं जो 4 से और 7/2 से कट जाए या 7 से कट जाए। तो भाई 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 28। कितना होता है, 7 और 4 और 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 28 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर। तो हमने मान लीजिए 28 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 28 किलोमीटर की दूरी है ए से लेकर के बी के बीच में। अब भाई जब ए से बी के बीच में 28 किलोमीटर की दूरी है तो इसकी चाल कितनी बनेगी, 4 घंटे में इसने तय की 28 किलोमीटर की दूरी। तो इसकी जो चाल बनी पहली वाली गाड़ी की वो कितनी बनेगी, आप कहोगे 28/4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, और जो इधर से आ रही है इसकी चाल क्या बनेगी, तो 28 में 7/2 का भाग दोगे तो 2 ऊपर चली जाएगी, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8। तो यहां जो चाल बनेगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। तो जो दूसरी गाड़ी की स्पीड है वो उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से जो गाड़ी जा रही है उसकी चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात आती है मुलाकात वाली, ये कब पार करेगी। तो भाई ये गाड़ी कितने बजे स्टार्ट हुई, इधर से 8 बजे स्टार्ट हुई, और ये कितने बजे स्टार्ट हुई है, 7 बजे। तो भाई जो मुलाकात जो संभव है, जो मिलेगी ट्रेन, वो कितने बजे मिलेगी, 8 बजे से तो पहले मिलेगी नहीं। तो हम ये पहले तय करेंगे भाई कि जब ये 8 बजे यहां से शुरू हुई तो ये वाली ट्रेन कहां आ चुकी थी, तो 1 घंटे में कितना चलाएगी भाई, 7 किलोमीटर। कितना चलाई होगी, 1 घंटे में 8 बजे वह 7 किलोमीटर आगे चलाई होगी। अब ये दूरी इनके बीच में कितनी रह गई है, 21 किलोमीटर। कितनी रह गई है, 21 किलोमीटर। अब ये मुलाकात जो होनी है वो 21 किलोमीटर के बीच में होनी है, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या बनेगी भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो 8 और 7 जुड़ जाएंगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूरी रह गई है दोनों की मिलने में वह कितनी रह गई है, 21 किलोमीटर, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वह कितनी बनेगी, 15 बनेगी। तो भाई कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 3 से काट लीजिए, 3 से 5 बार और 3 से ये 7 बार, तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 एकन 5, ठीक है, तो बचेगा 2/5। और इसको अगर हम मिनट में बदलते हैं 2/5 को, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो 5 से कितने बार, 12 बार, और 12 दूनी 24 मिनट। कितना, 24 मिनट। तो 1 घंटे 24 मिनट बाद ये मुलाकात होगी। 1 घंटे 24 मिनट बाद जो गाड़ी है वह क्या कर जाएगी, दूसरे को पार कर जाएगी। और कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद। तो 8 बजे इसमें और जोड़ दीजिए तो 9:24 पे, 9:24 पे है ये जो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएंगी। कितने बजे, 9:24। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इनका टाइम देखा, पहली गाड़ी को 4 घंटे लग रहे थे और दूसरी को 7/2 मतलब 3.5 घंटे। हमने क्या किया, 4 और 7 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आया, 28 किलोमीटर। तो यहां से 28 किलोमीटर दोनों की दूरियां हो गई ए से बी तक की। तो पहली गाड़ी की चाल 28 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा निकली, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी निकली, 28 में भाग दिया 7/2 का, तो यहां से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुलाकात 8 बजे के बाद ही होगी भाई, ठीक है। तो 8 बजे तक ये पहली गाड़ी कितना चलाएगी भाई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलाई। अब दूरी दोनों के बीच में कितनी बची है, 21 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो 21 किलोमीटर की दूरी, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, 15। तो 21 को डिवाइड किया 15 से, तो 1 सही 2/5 मतलब 1 घंटा 24 मिनट। और 1 घंटा 24 मिनट कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद। तो 9:24 पे ये मुलाकात होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपए का 50%, मतलब 84,100 का
50%, मतलब आधा। क्या भाई 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, तो 84,000 का आधा होता है कितना, 42,000, तो 42,000 50 रुपए। ठीक है भाई, आधा कर दिया। ठीक है, आधा अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि क्रमशः अपने 15 और 13 वर्ष के दो पुत्रों ए और बी। अब ये राशि ए और बी में विभाजित कर दी। ठीक है भाई, एक पुत्र कितने साल का है, 15 साल का, ये कितने साल का है, 15 साल का है, और ये 13 साल का, दो लड़के हैं इसके। ठीक है भाई, तो दो लड़कों की जो अलग अलग उम्र है, एक की कितनी है 15 साल, और एक जो दूसरा लड़का है इसकी कितनी है 13 साल, छोटा है। ठीक है भाई, तो दोनों के नाम में जमा कर दिए। आगे क्या, इस प्रकार विभाजित किया गया कि उसके पुत्र जब 18 साल के होंगे तो 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशि मिले। तो एक समान राशि मिलने का मतलब इनको अमाउंट बराबर मिलेगा। तो अमाउंट बराबर मिलेगा तो मान लीजिए इसके हिस्से में P1 रुपए डाले और इसके में P2। ठीक है भाई, तो P1 रुपए, अब 1 प्लस आर, रेट कितनी है, रेट आगे दे रखी है 5% की, तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर n। भाई इसको, अब ये 15 साल का, इसे 18 साल का होने में कितना टाइम लगेगा, 3 साल। कितने साल लगेंगी, 3 साल बराबर, क्योंकि बराबर राशियां मिलनी है। और इसके लिए 1 प्लस आर कितनी है, यहां भी रेट 5/100। ठीक है, और इसको कितनी साल लगेंगी, 5 साल, क्योंकि ये अभी 13 साल का है। ठीक है भाई, तो 5 से ये कितने बार, 20 बार, और ये 5 से 20 बार, तो ये हो जाएगा P1 इंटू 21/20, 20 एकन 20 और 1, 21/20 की पावर 3, और बराबर ये हो जाएगा P2, ये भी 21/20 की पावर 5। ठीक है भाई, तो इससे ये 3 पावर से ये कितने बार, 2 बार कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा P1 अपॉन P2 बराबर, ये अब क्या बचा, वर्ग बचा, तो वर्ग कितना हो जाएगा 441/400। ठीक है भाई, तो P1 अनुपात P2 कितना आ जाएगा भाई, P1 अनुपात P2 आ जाएगा 441/400। तो इस अनुपात में हम क्या करेंगे, राशि को बांट देंगे। बी का शेयर पूछा है, तो भाई इसका आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो आनुपातिक योग हो जाएगा 841। तो 841 रेशियो में धन कितना बांटना है, 42,050। ठीक है भाई, तो ये लगभग आप देख रहे हो इकाई अंक से, तो ये 5 है, यहाँ 1 है, तो लगभग वैसे भी 8 40, तो ये 5 बार कटेगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। कितनी हो जाएगी, 50। तो एक रेशियो की वैल्यू 50, तो बी के हिस्से में कितना डाला है, 400। 400 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 पंजे 20, 20,000 रुपए। कितना, 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 20,000 रुपए। तो बी के हिस्से में कितना धन डाला गया है, 20,000 रुपए। ठीक है भाई, और ए के हिस्से में पूछा जाता तो 50 इंटू 441 कर देते। समझ पाए होंगे इस बात को। तो दोनों, एक 15 साल का था, एक 13 साल का, तो इसे 18 साल का होने में 3 साल लगेंगी, और इसे 5 साल। दोनों के अमाउंट बराबर थे, हमने दोनों के क्या कर दिए, अमाउंट बराबर कर दिए। तो यहां से जो बी के हिस्से में जो रुपए आए वो कितने आए, 20,000 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। भाई मान लीजिए उसने 100 रुपए में 100 संतरे खरीदे। 100 रुपए में 100 संतरे खरीदने का मतलब भी 1 रुपए का एक पड़ गया। क्या पड़ गया, 1 रुपए में एक संतरा पड़ गया। अब उसने 40% संतरे बेचकर, तो 40% संतरे बेच दिए भाई, इसके कितने, 40 संतरे, और 40 संतरे को बेच करके लागत मूल्य वसूल कर ली। इसका मतलब 40 संतरे अगर इसने बेच करके लागत वसूल की है, तो भाई 40 संतरे कितने के बेचे होंगे, 40 संतरे इसने 100 रुपए में बेचे होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि सीपी इसकी कितनी थी, 100 रुपए। तो अब इसने 40 संतरे, एसपी भी 100 की होगी, 100 रुपए में भी वो बेच दिए होंगे, तभी तो उसे क्या कीमत, जो लागत कीमत थी वो वसूल हो गई। 100 रुपए में खरीदे थे 100 संतरे, लेकिन 40 संतरे होते कितने रुपए के, 40 रुपए के, और उसने कितने में बेच दिए, 100 रुपए में। तो यहां से अगर मैं लाभ की बात करूं तो लाभ उसे कितना हो गया, 60 गुणा 100/40, क्योंकि ये 40 रुपए के थे। 40 संतरे कितने के थे, 40 रुपए के, बिक कितने में गए, 100 में। तो यहां से जो उसे लाभ होने वाला है, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 25, तो 25 छिक्का 150% का लाभ हो गया भाई उसे। कितना हो गया, 150% का लाभ। उसने 40 संतरे जो 40 रुपए के थे वो 100 रुपए में बेच दिए, क्योंकि 100 रुपए में उसने खरीदे थे, लागत मूल्य उसने वसूल कर ली। आगे, जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80%, तो शेष कितने बचे भाई, 60 संतरे, और 60 संतरे
का कितना 80%, और 80% कितना होता है 8 छिंग 48। 48 संतरे भाई कितने के होते हैं उसके हिसाब से 48 रुपए के, कितने के होते हैं 48 रुपए के। भाई एक संतरा 1 रुपए का उसने खरीदा था, तो 80% जो संतरे थे तो 80% कितने हो गए 48। वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेचता है, तो पहले लाभ कितना हुआ 150% का, इन्हें 75% के लाभ पे बेचेगा। तो 75% के लाभ पे बेचेगा, तो अगर हमें डायरेक्ट इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो 175/100 कर दीजिए, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो 25 से कितने बार, ये 4 बार, और ये हो जाएगा 25 निम्मा 175, 4 से कितने बार 12 चौक 48, तो 12 निम्मा 108। ठीक है भाई, 108 रुपए के ये बिक गए। आगे तो वह आगे क्या दिया है, शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो उन्हें वह फेंक देता है। तो लाभ का कुल प्रतिशत रहा, तो भाई कुल कितना प्रतिशत लाभ हो गया, तो भाई पहले उसने 100 रुपए के ये बेच दिए और 108 रुपए के ये बेच दिए। ठीक है भाई, तो टोटल कितने हो जाएंगे 208 रुपए का उसका आइटम बिक गया। ठीक है भाई, और गुणा 100 बटे लागत कीमत उसकी कितनी थी, सॉरी यहां पे क्या पूछा गया है, और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पे बेच देता है, तो आधा उसका 175% बेच दिए 108 रुपए के। ठीक है भाई, 175% 108 रुपए में बेच दिए 48 संतरे, तो ये हो गया 25 सत्ते, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 25 सत्ते होगा, 25 सत्ते होगा, ये जल्दीबाजी में 9 बार कट गया है, इसे थोड़ा सा यहां से रफ कर लीजिए। ठीक है भाई, यहां से कर लेते हैं। तो ये यहाँ 48 रुपए में यहाँ 175/100, तो 25 से ये 4 बार और ये 25 से 7 बार कैंसिल हो गया, 4 से 12 और 12 सत्ते 84%। तो यहां जो उसे लाभ होगा वह कितना हो जाएगा टोटल 84%। ठीक है भाई, पहले वाला तो उसने वसूल कर ही लिया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा उसे जो लाभ हुआ वह कितना होगा 84%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू भाई।